अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। जैसा कि हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज मैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि है कंपाउंड। और आज हम कंपाउंड्स की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरा चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो चलो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स। कि कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। तो कंपाउंड की एक बात तो क्लियर हो गई कि ये बेसिकली कहाँ से डिराइव होते हैं? सब्सटेंसेस से। अब हम इसका थोड़ा सा प्रीवियस ओवरव्यू अगर देखें कंपाउंड्स को समझने के लिए और सब्सटेंसेस को समझने के लिए, तो हमने इसको काफ़ी डिटेल में मैटर वाले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे जिसके अंदर मैटर के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है उसको बेसिकली हम टू फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, मिक्सचर्स और सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। और सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। जो मिक्सचर होता है उसको आगे हमने फर्दर डिवाइड किया था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। और सब्सटेंसेस में हमने आगे इसको डिवाइड किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स तो हमने पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड सब्सटेंसेस से निकले हैं। और ये कंपाउंड्स होते हैं, ये दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर चाहे एलिमेंट्स दो हों या दो से ज़्यादा हो, कंबाइन तो हुए पे होंगे ना। तो वो किस तरह से कंबाइन होने चाहिए? दे शुड बी केमिकली कंबाइन। मीन्स अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि केमिकली कंबाइन का क्या मतलब होता है और फिजिकली कंबाइन का क्या मतलब होता है, इसमें फ़र्क क्या आ जाता है। अगर फिजिकली कंबाइन की बात करें तो मेरे पास जैसा कि दो मार्कर्स हैं मेरे हाथ में, एक ब्लू मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है। तो अगर मैं उनको कंबाइन करूँ तो मैं बहुत ईजिली से सेपरेट आउट कर सकती हूँ, ब्लैक मार्कर को ब्लू मार्कर से सेपरेट आउट कर सकती हूँ। तो जबकि अगर केमिकली कंबाइन कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यही इसका एक मेन डिफरेंस है कि फिजिकली कंबाइन होंगे तो वो आसानी से we should separate out it very easily. But in case of the chemically combine of any elements, we cannot differentiate with each other. We cannot separate out these elements from each other. तो इसी तरह से इसकी एग्जांपल है एक समझने के लिए कि किस तरह से कंपाउंड्स जो हैं ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास वाटर। जब हम पानी पीते हैं तो ऐसा तो नहीं ना होता कि हमें ऑक्सीजन जो है वो अलहदा नज़र आ रही हो, हाइड्रोजन अलहदा नज़र आ रही हो, या हम लोग पानी का कोई भी ड्रॉप पकड़ें और उसमें से हम ये कोई भी एक फिजिकली इंस्ट्रूमेंट लें लाइक हैमर या स्टिक वगैरह और हम लोग उसको मारना शुरू कर दें कि ऑक्सीजन सेपरेट हो जाए, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। मतलब अगर हमारे पास वाटर का कोई भी ड्रॉप है तो उसमें से भी हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये केमिकली कंबाइन हुए हुए होते हैं। इसी तरह से कंपाउंड के लिए जो सेकंड बात होती है वो है कि ये फिक्स रेशियो बाय मास से कंबाइन हुए हुए होते हैं। कि अगर हम लोग उनकी मास की बात करें, अकॉर्डिंग टू देयर मासेस उनकी जो रेशियोज होती हैं वो फिक्स होती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ते हैं कंपाउंड की कि किस तरह से इनकी रेशियोज फिक्स हुई होती हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी समझाने के लिए दूंगी जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आगे अब डेफिनेशन तो हो गई है कंप्लीट कि सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स which are chemically combined with each other and they have the fixed ratios by mass. और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कंपाउंड्स की क्या होती है कि एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज
न्यू सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जब वो केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं। और जैसे वो कंबाइन होके जब कोई नई सब्सटेंस बनता है, कोई नई चीज बनती है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होगी उन एलिमेंट से जिनसे वो मिलकर बना हुआ है। उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, आपको नजर आ रहा होगा वाटर फॉर्मेशन का। एक वाटर फॉर्मेशन के लिए एक इक्वेशन लिखी हुई है कि वाटर कैसे बनता है। वाटर बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, जिससे हमारे पास क्या आता है, वाटर। और वाटर किस स्टेट में होता है हमारे पास, लिक्विड, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहीं से हमें समझ आ जाएगी कि जो कंपाउंड बनता है, जैसे कि कंपाउंड में हमारे पास वाटर बना है तो इसकी प्रॉपर्टीज जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना है, जैसे कि गैसियस एटम से मिलकर बना है, तो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। और अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड्स की हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं और अब हम थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स पढ़ने लगे हैं कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द फिजिकल मेथड। कि कंपाउंड्स होते हैं हम उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स की हमने बात की है कि केमिकली कंबाइन हुए होते हैं, तो ये फिजिकली कंबाइन नहीं हुए भी होते, इसलिए हम इसको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। इसकी मिसाल अगर हम समझे तो ये है कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और अगर हम लोग कोई भी उसके साथ कोई फिजिकल ट्रीटमेंट कराएं, लाइक अगर मैं कोई स्टिक ले लूँ या हैमर ले लूँ और मैं उसको कूटना शुरू कर दूँ नमक को कि भाई उसमें से सोडियम अलहदा हो जाए, क्लोरीन अलहदा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर वाटर लूँ और मैं ये कहूँ कि वाटर को मैं फिजिकली ट्रीटमेंट से मैं उसमें से हाइड्रोजन अलहदा करवाना चाहूँ, ऑक्सीजन अलहदा कराना चाहूँ, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हम इसलिए ऐसा बोलते हैं कि कंपाउंड्स जो हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये फिक्स रेशियो बाय मास से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। अब इसका क्या मतलब है फिक्स रेशियो बाय मास का, तो इसका मतलब इसको समझने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स ली हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लिया और एक वाटर की एग्जांपल ली है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि जितने भी हमने कंपाउंड्स लेने हैं उनकी जो मास है उसके हिसाब से उनकी जो वो फिक्स रेशियोज के साथ एक दूसरे के साथ कंपाउंड्स आपस में जुड़े हुए होंगे। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उस कार्बन का एटॉमिक मास जब हमारे पास 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 होता है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड के एटम के अंदर कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हुए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसलिए हम लोग कार्बन के साथ जो है वो 1 कार्बन है ना, इसलिए हम उसको 12 ज़रा मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम इन्वॉल्व हुए होते हैं, इसलिए हम उसको 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। तो इस तरह से 16 मल्टीप्लाई जब होगा 2 से तो वो 32 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 16 32। फिर आगे मज़ीद हम अगर इसको करें तो 2 3 6 और 2 8 16 आ जाएगा, तो 3:8 इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, किसी भी इलाके में, अगर हम पाकिस्तान में इवन किसी भी इलाके में चले जाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो होगी वो फिक्स होगी उसके मास के हिसाब से। यानी अगर आपके पास एक कार्बन का आप एक कंपाउंड लोगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके अंदर जो आपको रेशियो मिलेगी वो 12:32 या 3:8 मिलेगी। तो ये फिक्स हो गई, ये चेंज नहीं होती विद एनी लोकेशन, ठीक है। इसी तरह से सेम इसको समझने के लिए मैंने एक वाटर का की एग्जांपल भी ली है, जिसके अंदर हम लोगों ने जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है
और क्योंकि वाटर फॉर्मेशन के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम इन्वॉल्व हुआ होता है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स के लिए फिर हम लोग उसको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और साथ ऑक्सीजन का, जैसा कि हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड में भी पढ़ा था कि उसका एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, और 16 को 1 के साथ करेंगे तो 16। इसको अगर हम मजीद मल्टीप्लाई करें 2 के टेबल पर, इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसका आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1:8। तो आप कहीं पे भी चले जाएं, इवन किसी भी कंट्री में चले जाएं, या किसी भी पाकिस्तान में, या किसी भी कंट्री के किसी भी इलाके में चले जाएं, तो आप जहां से भी वाटर का ड्रॉप को एग्जामिन करेंगे तो उसकी जो रेशियो होगी वो फिक्स होगी बाय मास, यानी अगर आप 1 वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसकी रेशियो आपको मिलेगी 1:8। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये फिक्स रेशियो बाय मास वाली चीज़ का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और अब थर्ड जो हमारे पास आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, वो पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स को ना हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स को जाहिर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फार्मूले की ज़रूरत होती है, तो उसको जाहिर करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। और अभी मैं इसको चार्ट के ज़रिए से आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स को हम किस तरह से केमिकल फार्मूला को यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि वाटर है उसको हम H2O से ज़ाहिर करते हैं, और H2O जो है वो वाटर का केमिकल फार्मूला है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट कहते हैं, उसको हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na और क्लोराइड Cl, NaCl से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जिसको हम सैंड भी बोलते हैं, उसको हम सिलिकॉन से Si और डाइऑक्साइड से O2, तो ये SiO2 बन जाता है, और इस तरह से हम इसको शो करते हैं। इसके लिए केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम मतलब Na और हाइड्रोक्साइड का OH, तो ये बन जाता है NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, मतलब जो हम लोग सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसको हम किस तरह से यूज़ शो करते हैं, उसके लिए कौन सा केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 डॉट H2O। तो उसके लिए हम लोग साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्वॉल्व हुए होते हैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर। और अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, उसको हम CaCO3 से ज़ाहिर करते हैं। कैल्शियम से Ca और कार्बोनेट से CO3। और अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि है H2SO4। आपको पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। और इसी तरह से जो अमोनिया है उसके लिए जो हम केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है NH3। अगर हम बात करें कंपाउंड्स के टाइप्स की, तो बेसिकली जो कंपाउंड्स हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कि अगर आप ये समझें कि आपके पास सोडियम का एक जो है वो मॉलिक्यूल आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आपको क्रिस्टलैटिस की फॉर्म में ये हमें मिलते हैं 3 टाइम, और ये मिलकर एक इकट्ठे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इकट्ठे मिलकर एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टलैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर हर आयन जो होगा वो अपने अपोजिट चार्ज आयन से घिरा हुआ होगा। अब क्रिस्टलैटिस किस तरह की होती है मैंने ये आपको सामने मॉनिटर पे
बोर्ड पे एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की पिक नज़र आ रही होगी। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आयनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपको अकेले नहीं मिलेंगे, बल्कि वो हर जो आयनिक कंपाउंड होगा वो अपने अपोजिट चार्ज मींस अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हर पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो हर तरफ से नेगेटिव चार्ज से घिरा हुआ होगा, और हर नेगेटिव चार्ज वाला जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ होगा, और इस तरह से वो एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर वन कंटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड वन एटम कंटेन द नेगेटिव चार्ज, तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शन होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इनके इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई हो जाते हैं कि इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूनिट को यूज़ करते हैं उस यूनिट का नाम है फार्मूला यूनिट। कि फार्मूला यूनिट के थ्रू हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, इस तरह से ये जो इनकी एग्जांपल्स हैं ये सारी जितनी भी हैं ये आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड की, तो वो है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस होता है। ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और बात करें अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं अगर हम आयनिक कंपाउंड से कंपेयर करें तो उस हिसाब से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। क्योंकि हमने बात की है कि आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो इनके उनसे कम ही होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स पे और बॉइलिंग पॉइंट्स पे। और इनकी एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मीथेन वगैरह जो है वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस होती है और ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। थैंक यू।